नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे उस घटना पर बात करने वाले हैं जिसने भारतीय इतिहास का रुख ही पलट कर रख दिया। 1857 की क्रांति। सच कहूं तो ये कोई मामूली विद्रोह नहीं था। ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की सबसे पहली, सबसे बड़ी और जोरदार लड़ाई थी। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस महासंग्राम को करीब से समझते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा को हम कुछ ऐसे आगे बढ़ाएंगे। पहले देखेंगे असंतोष के बीज, फिर मेरठ से उठी चिंगारी, उसके बाद क्रांति का फैलाव, फिर 1857 के प्रमुख वीर और आखिर में परिणाम और एक नई शुरुआत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, असंतोष के बीज। देखिए, इतिहास गवाह है कि कोई भी बड़ा धमाका रातों रात नहीं होता। उसके पीछे लंबे समय से सुलग रही चिंगारी होती है। 1857 के इस भारी विस्फोट को समझने के लिए हमें उस गहरे गुस्से को समझना होगा जो सतह के नीचे न जाने कब से खौल रहा था। 1857 की इस क्रांति को यूं ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जाता। इसे सिर्फ एक छोटा-मोटा सैनिक विद्रोह मान लेना तो बिल्कुल गलत होगा। असल में ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ देश का पहला सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। जरा सोचिए, दशकों से जो लोग चुपचाप जुल्म सह रहे थे, उन्होंने अचानक हथियार उठा लिए। ये खामोशी टूटने का वक्त था। अब सवाल उठता है कि इतने भयंकर गुस्से की वजह क्या थी? तो इसके पीछे कई कारण थे। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का बेहद सख्त राज था। अंग्रेज क्या कर रहे थे? वो लगातार और जबरदस्ती भारतीय राजाओं की रियासतें हड़प रहे थे। आम लोगों पर इतना भारी टैक्स लगा दिया गया था कि जीना मुहाल हो गया था। और तो और अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिकों के साथ भी आए दिन भेदभाव होता था। इन सारी चीजों ने मिलकर एक ऐसा प्रेशर कुकर बना दिया था जिसका फटना बस तय ही था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मेरठ से उठी चिंगारी। यहां से पूरी कहानी एक जबरदस्त रफ्तार पकड़ती है। जब हर तरफ तनाव अपने चरम पर था, तब बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और यकीन मानिए वो चिंगारी बहुत जल्द भड़कने वाली थी। वो तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। हुआ यूं कि मेरठ में अंग्रेजी सेना ने अपने भारतीय सैनिकों को अचानक कुछ नई बंदूकें दे दी। देखने में तो ये आम बंदूकें थीं, लेकिन इन बंदूकों और इनके कारतूसों को इस्तेमाल करने का जो तरीका था ना, वही इस पूरे महासंग्राम की सबसे बड़ी वजह बन गया। गुस्सा तब सातवें आसमान पर पहुंच गया जब ये बात तेजी से फैली कि इन नए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। और समस्या ये थी कि इन कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। अब गाय हिंदुओं के लिए बेहद पवित्र है और सुअर को इस्लाम में पूरी तरह वर्जित माना गया है। इस एक बात ने, चाहे वो सच हो या अफवाह, रातों रात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों को एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि यह विद्रोह आगे कैसे बढ़ा। सबसे पहले मंगल पांडे नाम के एक बेहद निडर सैनिक ने आगे आकर अंग्रेजों की इस हरकत का कड़ा विरोध किया। उनका ये एक कदम उस चिंगारी को शोले में बदलने के लिए काफी था। इसके बाद तो जैसे भूचाल आ गया। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया, और इसके तुरंत बाद ये सारे सैनिक दिल्ली की तरफ निकल पड़े। अब बात करते हैं तीसरे पड़ाव की, क्रांति का फैलाव। जो बात मेरठ की एक छोटी सी छावनी में शुरू हुई थी, वो अब रुकने वाली नहीं थी। बहुत ही कम समय में इसने एक बहुत बड़ी, विशाल राष्ट्रीय क्रांति का रूप ले लिया था। दिल्ली पहुंचते ही इन सैनिकों ने एक बेहद स्मार्ट और रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने सीधा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली उपाधि नहीं थी। ये सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को एक बहुत बड़ी चुनौती थी। असल में ये इस पूरे संघर्ष को एक चेहरा और एक मजबूत नेतृत्व देने का कमाल का तरीका था। दिल्ली के इस कदम के बाद तो जैसे पूरे देश में क्रांति की आग ही फैल गई। कानपुर, झांसी, लखनऊ और बिहार, ये सब इस विद्रोह के मुख्य केंद्र बन गए। अब ये बात सिर्फ सैनिकों या छावनियों तक सीमित नहीं रही थी। देश के कोने कोने से आम लोग भी इस सशस्त्र लड़ाई में पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे थे। आइए अब बढ़ते हैं 1857 के उन प्रमुख वीरों की तरफ। किसी भी बड़े संघर्ष की पहचान उसके महान नेताओं से ही होती है ना? तो अब वक्त है उन शानदार हस्तियों के बारे में जानने का जिन्होंने इस भयंकर विद्रोह में अपनी जान की बाजी लगाकर अपने अपने क्षेत्रों की कमान संभाली। इन नायकों ने रणभूमि में जिस तरह से मोर्चा संभाला, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जिस गजब की बहादुरी से युद्ध किया, वो आज भी एक मिसाल है। तात्या टोपे एक बेहद कमाल के और चतुर सेनानायक साबित हुए।
उधर लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और बिहार में कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का इतनी शानदार तरीके से नेतृत्व किया कि क्या ही कहने। इन सभी ने अपनी जान की परवाह किए बिना ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, परिणाम और एक नई शुरुआत। हर भयंकर तूफान के बाद थोड़ी शांति जरूर आती है, लेकिन वो शांति अक्सर अपने साथ बहुत बड़े बदलाव भी लाती है। इस क्रांति का अंत भले ही दुखद रहा हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम वो तो इतिहास बदलने वाले थे। कड़वा सच तो यही था कि अंग्रेजों की सेना कहीं ज्यादा ताकतवर थी और उनके पास हथियारों की भी कोई कमी नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी और धीरे धीरे इस विशाल विद्रोह को कुचलना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 1858 आते आते ये महान क्रांति सैन्य रूप से पूरी तरह समाप्त कर दी गई। लेकिन जरा देखिए कि इसके बाद हुआ क्या। इस विद्रोह ने पूरे प्रशासन को ही पलट कर रख दिया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इतने सालों तक ये सारा असंतोष पैदा किया था, उसका बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए गोल हो गया और भारत का पूरा नियंत्रण अब सीधे ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसने आगे के पूरे इतिहास की दिशा ही तय कर दी। तो अब सोचने वाली बात है कि इस पूरे महासंग्राम से आखिर हासिल क्या हुआ, इसकी असली विरासत क्या थी। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। एक तरफ तो ये एक साफ सैन्य हार थी, लेकिन दूसरी तरफ इसने देशवासियों के दिलों में आजादी की ऐसी आग जला दी थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। इस एक घटना ने पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ जोड़ दिया और भविष्य की आजादी के लिए एक ऐसी पक्की नींव तैयार कर दी जिसे कोई हिला भी नहीं सकता था। और इसी विचार के साथ हम सभी के सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या 1857 की वो सैन्य हार ही असल में स्वतंत्रता की पहली जीत थी? ये वाकई एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जिसने हार के बीच भी एक राष्ट्र के कभी न टूटने वाले संकल्प को जन्म दिया। आखिर जीत का असली मतलब होता क्या है, इस बात पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।